लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोशिश करी हूँ वो सब बता दूं जो परसों के पेपर में आने वाला है, तो पेशेंस रखिएगा और साथ साथ पढ़ते रहिएगा। आई रियली होप कि जो भी हम आज पढ़ रहे हैं वो आपके परसों के एग्जाम में आपको मिले। तो जो मैं स्किप करते जा रही हूँ वो आप भी स्किप करते जाएंगे, वहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। एट लास्ट हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के साथ हम चैप्टर्स को सम अप करें। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको जरूर बता दूंगी जो आपको लग रहा है कि जो मुझे लग रहा है कि पक्का पक्का दिखने ही वाले हैं। तो मैं मेजर मेजर चीजों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म बाइलोब्ड होता है और हर लोब डायथीकस होता है। एनसीईआरटी ने छोटा सा यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो कंप्लीट नहीं लिखा है, वो उनसे कि गलत लिखा है, कंप्लीट नहीं लिखा है। तो ये हुआ कि एनसीईआरटी ने हमें बताया कि ये जो है ये बायलोब्ड है, तो ये लोब है, ठीक है, ये हुआ लोब। दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं, हर लोब के अंदर दो थीका है, यानी कि दो पॉलन सैक है। तो इन टोटल कितने पॉलन सैक है? 4। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, वो क्या कह रहा है कि हर एक स्टेबिन के पास एंथर है और एंथर एंथर बाय लोब्ड है, यानी कि हर एंथर दो लोब वाला होता है। मोनोलोब्ड भी होते हैं, वो एक्सेप्शन है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, यानी कि ज्यादातर बाइलोब्ड होता है और हर लोब में दो थीका होते हैं। दैट मीन्स एवरी एंथर इज बाइलोब्ड एंड टेट्राथीकस। समझिएगा बात को, एंथर इज बाइलोब्ड एंड टेट्राथीकस, विच मीन्स ईच लोब हैज टू थीका। हर लोब में दो थीका है, टोटल 4 थीका है, सो इट इज बाइलोब्ड टेट्राथीकस। ओके, इफ देर इज स्टिल एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर उन्होंने लिखा है एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि यहां पर बात हो रही है पॉलन सैक्स की। माइक्रोस्पोरेंजियम ही फर्दर पॉलन सैक बन जाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोर क्या है, मेल गैमेटोफाइट क्या है। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार देखने को मिल रहे हैं, तो इनको बहुत ध्यान से समझिए कि ये सब क्या बात हो रही है यहाँ पर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल फॉर्म में लिखी गई एक टर्म है। माइक्रोस्पोरेंजियम इज वन, माइक्रोस्पोरेंजिया इज मेनी। तो माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर पॉलन सैक बनने वाला है। तो अगर वो आपको ये कहते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया ही पॉलन सैक है, तो इनकरेक्टली ये बात भी ठीक ही है। अगर ऑप्शन में वही जा रहा होगा तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। माइक्रोस्पोरेंजिया इज ऑल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन, एंथर, पॉलन सैक। ठीक है, तो इनमें से सही क्या है कि माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक कहते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आप इसको लगाइएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एंथर के बाहर 4 वॉल्स हमें दिखाई दे रही हैं, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। टेप्टम इज द लॉग्ड क्वेश्चन, पक्का 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 टेप्टम देखने को मिल रहा है। तो टेप्टम के बारे में क्या पूछा जाएगा कि टेप्टम इनरमोस्ट लेयर है, पहला क्वेश्चन। टेप्टम नरिशिंग लेयर है, दूसरा क्वेश्चन। टेप्टम पॉलन ग्रेन के सबसे पास है, तीसरा क्वेश्चन। टेप्टम के पास डेंस साइटोप्लाज्म है और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। सो दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ टू लर्न। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप अच्छे से समझ के जाइएगा कि 4 लेयर है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, मिडिल लेयर 2 से 3 भी हो सकती है, और सबसे अंदर द इनरमोस्ट लेयर इज टेप्टम। टेप्टम इज द नरिशिंग लेयर, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसको खाना दे रही है, किसके अंदर लेयर है, किसके सबसे पास है, डेंस साइटोप्लाज्म है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सो टेप्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में हमसे काफी बातें पूछ ली जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट समथिंग। ठीक है, असर्शन रीजन में इस तरह की बातें आ सकती हैं, तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंटली लर्न करके जाएंगे। जो बातें मैं स्किप कर रही हूँ इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस का मतलब है माइक्रोस्पोर का बनना। मैंने अभी भी बताया जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन और माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमेट। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
ये आपको डायग्राम में भी लेयर की पोजीशंस दिखाई दी है, डायग्राम सारे देख के जाइएगा, बहुत ही कम डायग्राम्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली देखने हैं, तो देख के जाइएगा। सबसे बाहर एपिडर्मिस, अंदर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, सबसे अंदर टेप्टम है जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के सबसे क्लोज है, जो कि माइक्रोस्पोर बनाने वाला है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर मियोसाइट हुआ, 2n हुआ यानी कि डिप्लॉइड हुआ, यही मियोसिस करेगा और 4 मेल गैमेट बनाएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल पहला मियोसिस करता है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपका 2n है यानी कि MMC है, ये आपका MMC या PMC कुछ भी कह दीजिए आप इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहना चाहें माइक्रोस्पोर मदर सेल कह दीजिए, पॉलन ग्रेन मदर सेल कहना चाहें तो पॉलन ग्रेन मदर सेल कह दीजिए। जब ये मियोसिस 1 करता है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, 2 बार मियोसिस नहीं हो रहा है, एक ही मियोसिस 2 फेजेस में हो रहा है। जैसे आपके 2 बार बोर्ड नहीं हो रहे हैं, आपका एक ही बोर्ड 2 फेजेस में हो रहा है, टर्म 1 टर्म 2। ऐसे ही मियोसिस भी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के फॉर्म में 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है एक ही मियोसिस। तो कितने मियोसिस होते हैं? एक मियोसिस। बच्चे कंफ्यूज होके लिख देते हैं 2 मियोसिस, एक ही मियोसिस हो रहा है बट उसको 2 बार लग रही है। तो ये हो गया हमारा मियोसिस 1। मियोसिस 1 में प्लॉइडी हाफ होती है और 2n n हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और वो 2 डॉटर सेल्स की जो प्लॉइडी है वो अपने पेरेंट सेल से आधी होगी। मियोसिस 2 आते आते तक ये जो 2 हेप्लॉइड सेल्स हैं ये 4 बन चुके होंगे और प्लॉइडी रहेगी n। ये चारों ईच इंडिविजुअल इज ऑफ हेप्लॉइड प्लॉइडी, यानी कि चारों n है, n n n n n, 4n मत लिखाना, n, ईच माइक्रोस्पोर इज हेप्लॉइड। और कितने माइक्रोस्पोर है टोटल? 4। सो एट द एंड ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस complete meiosis takes place and 1 diploid cell give rise to 4 haploid microspore. This is why the process is known as microsporogenesis, microspore का बनना। यही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनाने वाले हैं, ठीक है, और हर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होंगे। छोटी सी मैथ से आसानी से समझ में आ जाएगी। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, यही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं यानी कि 4 पॉलन ग्रेन बनाता है, और हर पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट हैं। तो इसको छोटा सा मैथ से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि एक PMC से कितने, एक PMC से कितने पॉलन ग्रेन बने, सो आई वुड से 4। कोई पूछेगा एक PMC से कितने माइक्रोस्पोर बने, देन अगेन माय आंसर वुड बी 4। कोई मेरे से पूछेगा कि एक PMC से कितने मेल गैमेट्स बने, देन माय आंसर वुड बी 8। आई होप यू आर गेटिंग दिस। हर पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट हैं, सो आई विल मल्टीप्लाई 8 विद 2। तो 4 पॉलन ग्रेन बनने थे, हर पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट हैं, तो टोटल हुए 8। सो इफ आई हैव टू राइट आंसर्स हियर, हाउ वुड आई राइट द आंसर्स? यहां पर लिखूंगी मैं 4, this would also be 4, but this would be 8. I hope this is very clear, right? पॉलन ग्रेन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिशियस होता है, सप्लीमेंट्स की तरह इस्तेमाल होता है, जिम्स में, घोड़ों के लिए, अलग अलग जगहों पर पॉलन ग्रेन्स को इस्तेमाल करते हैं। और पॉलन ग्रेन का नुकसान ये है कि एक एलर्जन है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस जिनको होती है उनके लिए एक प्रॉब्लम का कॉज हो सकता है, तो इट्स एन एलर्जन। ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड एज सप्लीमेंट्स। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलन ग्रेन के जो आउटर लेयर है वो रफ है और डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि कहीं कहीं से वो गायब है। जहां जहां से गायब है उन जगहों को जर्म पोर कहा गया है और इस आउटर लेयर को एक्साइन कहा गया है। इनर लेयर इज कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ एंड दिस इज नोन एज इंटाइन। यहां पर एक न्यूक्लियस है इनिशियली,
बाद में वही न्यूक्लियस जो है डिवाइड होकर 2 बन जाएगा और फर्दर 2 का 3 बन जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस है दिस विल बी डिवाइडेड अनइक्वली, लार्जर एंड स्मॉलर बनाएगा। लार्जर इज वेजिटेटिव, स्मॉलर इज generative. Further, this generative will also divide and form 2 male gametes. छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से समझ के जाइएगा तो आसानी से आपको याद रहेगी। मैं उतनी ही चीज पढ़ा रही हूँ जितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक्साइन बनाए स्पोरोपोलिनिन का, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। वेरी गुड क्वेश्चन, कैन कम इन एग्जाम, लॉक इट। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन का बना है जो बहुत हार्ड सब्सटेंस है। क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से, इसी की वजह से पॉलन ग्रेन बहुत समय तक फॉसिल की तरह भी रह सकता है। So that is one major reason that pollen grains are found as fossils. It is not easily destructible, बहुत ही harsh substance है ये. In time is made up of pectin and cellulose. It's the smoother one. And these are the germ pores. Through germ pores, pollen tube will arise. And these pollen tube will be carrying 2 male gametes. अब 2 ऑप्शन है, ये 2 सेल स्टेज है, या तो इसी स्टेज पर पॉलन शेड हो जाए, 2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाए जब वो एक जेनरेटिव और एक वेजिटेटिव है, या वो 3 सेल स्टेज पर शेड हो जब वो 2 मेल गैमेट बन चुके हो। So there are 2 options. Okay, it's not plant choose it, this is how it is. ठीक है, जो जैसा होगा वैसा ही होना होगा। एनसीईआरटी यहाँ लिखती है over 60% of angiosperm pollen grains are shed at 2 cell stage. बहुत ध्यान से समझिएगा, ज्यादातर 2 सेल स्टेज पर ही शेड हो जाएगा, रिमेनिंग में 3 सेल स्टेज, यानी कि पहले ही 2 मेल गैमेट बन जाएंगे फिर शेड होगा, ऐसा कम होगा। ज्यादातर मेल गैमेट स्टिग्मा पर जाकर ही फॉर्म होंगे। यहाँ पॉलन ग्रेन का साइज लिखा हुआ है, मैंने फिर से कहा है कोई भी चीज छोड़कर नहीं जाएंगे, समथिंग इज इंपॉर्टेंट वी हैव टू लर्न इट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन का जो साइज है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स है। दे कुड समवॉट कंफ्यूज यू, इसको डायमीटर ना करके रेडियस कर देंगे, माइक्रोमीटर्स ना करके 10⁻⁻⁶ कर देंगे, तो बहुत परेशान नहीं होना, बहुत छोटे डिफरेंस होते हैं जो वो आपको कर सकते हैं। माइक्रोमीटर्स का मतलब म्यू लिख देगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेगा। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। एक्साइन इन टाइम की बात मैंने अभी आपसे कर ली, जर्म पोर की बात कर ली, वेजिटेटिव जेनरेटिव सेल्स की भी बात कर ली है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वेजिटेटिव है वो बड़ा है साइज में, ठीक है, और ऑफ कोर्स जेनरेटिव छोटा हो जाता है। वेजिटेटिव सेल जो है वो लार्ज है और जो जेनरेटिव है उसका जो न्यूक्लियस है वो स्पिंडल शेप्ड है, ठीक है। तो इतनी बातें हम अपने दिमाग में रख के जाएंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां तक हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। ये डायग्राम मैंने अभी आपको पीछे समझा दिया था, पॉलन ग्रेन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात कर ली है। बट यहाँ एक बात और लिखी हुई है कि पार्थेनियम के बारे में बात हुई है। पार्थेनियम बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्थेनियम को कैरेट ग्रास, गाजर घास कहते हैं हिंदी में। ये वीट के साथ इंडिया आ गई थी और ये एक फॉरेन वैरायटी है, एक ये एग्जॉटिक है, इंडिया की नहीं है, और ये एलर्जी कॉज कर सकती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वील कंटिन्यू दिस चैप्टर in next video. So if you have any problem till here, please tell us in the comment box. I will be happy to help you.